नेक्स्ट लेते हैं ज्वेलरी। ज्वेलरी का डेफिनेशन समझेंगे कि ज्वेलरी का मतलब क्या होता है। ज्वेलरी का मतलब क्या होता है? ज्वेलरी का मतलब होता है ऑर्नामेंट्स। कौन सा ऑर्नामेंट्स? ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ गोल्ड, गोल्ड से बना हुआ ऑर्नामेंट, नहीं तो सिल्वर से बना हुआ ऑर्नामेंट, नहीं तो प्लैटिनम से बना हुआ ऑर्नामेंट, नहीं तो कोई भी प्रेशस मतलब वैल्यूएबल मेटल से बना हुआ ऑर्नामेंट, और नहीं तो कोई अलॉय से बना हुआ ऑर्नामेंट। अलॉय का मतलब कंपाउंड। किस चीज का कंपाउंड? कॉन्टेनिंग वन और मोर सच प्रेशस मेटल। क्या बात कर रहे हैं? ज्वेलरी में ऑर्नामेंट आ रहे हैं। कौन सा ऑर्नामेंट? चाहे ऑर्नामेंट गोल्ड से बना हुआ, चाहे सिल्वर से बना हुआ, चाहे प्लैटिनम से बना हुआ, चाहे कोई वैल्यूएबल मेटल से बना हुआ, चाहे कोई अलॉय से बना हुआ। वो अलॉय, जो अलॉय तैयार होता है प्रेशस मेटल से, वैल्यूएबल मेटल से। वन और मोर वैल्यूएबल मेटल का मिक्सचर में जो अलॉय तैयार होता है वो अलॉय से बना हुआ ऑर्नामेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट ले रहे, वेदर और नॉट containing any precious or semi precious stone। चाहे वो ऑर्नामेंट में कोई वैल्यूएबल और सेमी वैल्यूएबल स्टोन यूज हुआ है चाहे नहीं हुआ है, ऑर्नामेंट में स्टोन यूज हुआ है चाहे नहीं हुआ है, ऑर्नामेंट को हम मानेंगे ज्वेलरी। एंड वेदर और नॉट वर्क्ड और sewn in any wearing apparel। चाहे ऑर्नामेंट कोई वेयरिंग अपैरल में सीवन किया हुआ है चाहे नहीं किया हुआ है, सिलाई किया हुआ है चाहे नहीं किया हुआ है, वो ऑर्नामेंट ज्वेलरी है। मत समझ में आ रहा है? ऑर्नामेंट चाहे कपड़ा में सिलाई करा लो फिर भी ऑर्नामेंट को हम ज्वेलरी मानेंगे। चाहे ऑर्नामेंट स्टैंड अलोन पड़ा हुआ है, चाहे कोई कपड़ा में सीवन किया हुआ पड़ा हुआ है, ऑर्नामेंट को हम मानेंगे ज्वेलरी। मतलब कोई कपड़ा में अगर ऑर्नामेंट सीवन किया हुआ है तो ऑटोमेटिकली वो कपड़ा भी ज्वेलरी बन जाता है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट ले रहे हैं, नंबर 2, प्रेशस मतलब वैल्यूएबल और सेमी प्रेशस, सेमी वैल्यूएबल स्टोन, whether or not set in any utensil or furniture or any other article। बोल रहा है स्टोन जो प्रेशस है, वैल्यूएबल है, नहीं तो सेमी प्रेशस, सेमी वैल्यूएबल है, उनको भी हम ज्वेलरी मानेंगे। स्टोन को हम ज्वेलरी मानेंगे चाहे स्टोन वैल्यूएबल है चाहे स्टोन सेमी वैल्यूएबल है, चाहे वो स्टोन सेट किया हुआ है कोई फर्नीचर में, यूटेंसिल में, बर्तन में, फर्नीचर में, नहीं तो दूसरा कोई आर्टिकल में। स्टोन को अगर आप कोई बर्तन में, कोई फर्नीचर में, दूसरा कोई आर्टिकल में सेट करा लोगे तो ऑटोमेटिकली वो बर्तन, फर्नीचर और अदर आर्टिकल ज्वेलरी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि लिखा हुआ है स्टोन को हम ज्वेलरी मानेंगे चाहे वो स्टोन स्टैंड अलोन पड़ा हुआ है, चाहे वो स्टोन आपने कोई बर्तन में, कोई फर्नीचर में, दूसरा कोई आर्टिकल में सेट किया है। हर एक हालत में स्टोन क्या है? ज्वेलरी है। बात समझ में आ रहा है?
फिर ले रहे एंड वेदर और नॉट सच स्टोन worked or sewn in any wearing apparel. चाहे वो स्टोन कोई कपड़ा में सिलाई किया हुआ है चाहे स्टैंड अलोन पड़ा हुआ है। लूज डायमंड कैपिटल से है कि नहीं है? यस, लूज डायमंड ज्वेलरी का कैटेगरी में आएगा, क्योंकि देखिए स्टोन को पढ़ के देखिए, स्टोन का डेफिनेशन में स्टैंड अलोन डायमंड फॉल कर रहे हैं। जो लूज डायमंड है, लूज डायमंड स्टोन का लूज डायमंड ज्वेलरी का डेफिनेशन में आ रहे हैं, क्योंकि ज्वेलरी का मतलब लिखा हुआ है प्रेसस और सेमी प्रेसस स्टोन। तो स्टोन, डायमंड एक स्टोन है, तो डायमंड ऑटोमेटिकली कवर हो रहे हैं ज्वेलरी का डेफिनेशन में, और डायमंड अगर ज्वेलरी का डेफिनेशन में कवर है तो डायमंड को हम क्या मानेंगे? लूज डायमंड को भी हम मानेंगे कैपिटल एसेट, क्योंकि लूज डायमंड इज ए ज्वेलरी और ज्वेलरी का मतलब कैपिटल एसेट। बात समझ में आया? तो ये था कैपिटल एसेट का डेफिनेशन में ज्वेलरी का मतलब क्या है। तो आपने जो देखा था पर्सनल इफेक्ट का डेफिनेशन से हमने बाहर कर दिया था ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट को। और ज्वेलरी का मतलब क्या है हमने आपको बता दिया। ज्वेलरी में ऑर्नामेंट भी आ रहे हैं, स्टोन भी आ रहे हैं। क्लियर है? चलिए इसको हटा रहे हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट को लेकर। हमने पर्सनल इफेक्ट तक पॉइंट को डिस्कस कर लिया है। नेगेटिव लिस्ट डिस्कस कर रहे थे, तो नेगेटिव लिस्ट में हमने पर्सनल इफेक्ट तक डिस्कस कर लिया है। अभी नेक्स्ट कैटेगरी में आएंगे, नेक्स्ट पॉइंट में आ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? थर्ड नंबर पॉइंट, नेगेटिव लिस्ट का थर्ड नंबर पॉइंट। अच्छा, नेगेटिव लिस्ट का पहला 2 पॉइंट क्या डिस्कशन किया? फर्स्ट पॉइंट था स्टॉक इन ट्रेड, कॉन्ज्यूबल स्टोर्स, रॉ मटेरियल्स। स्टॉक इन ट्रेड, कॉन्ज्यूबल स्टोर्स, रॉ मटेरियल्स ये नेगेटिव लिस्ट में कवर हो रहे थे, इसलिए कैपिटल से नहीं। स्टॉक इन ट्रेड, कॉन्ज्यूबल स्टोर्स, रॉ मटेरियल को ट्रांसफर करके अगर कोई सरप्लस जनरेट करेगा, वो सरप्लस डेफिनेटली कैपिटल गेन हेड में चार्जेबल नहीं होगा, बिकॉज ये सारा कैपिटल से था ही नहीं। नाउ पॉइंट इज ये सबको ट्रांसफर करके जो भी सरप्लस जनरेट करते हैं वो कहां टैक्सेबल होता है? वो पीजीबी हेड में टैक्सेबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? पर्सनल इफेक्ट्स वाला जो भी थिंग्स है वो कैपिटल से नहीं माना जा रहे थे, बिकॉज वो नेगेटिव लिस्ट में आ रहे थे। और पर्सनल इफेक्ट्स वाला थिंग्स को ट्रांसफर करके कभी भी सरप्लस जनरेट नहीं करते, वो डेफिसिट जनरेट करता है, इसलिए पर्सनल इफेक्ट्स को नेगेटिव लिस्ट में रखा गया था। बट कुछ पर्सनल इफेक्ट्स है जिसको ट्रांसफर करके सरप्लस जनरेट करता है, इसलिए उसको पर्सनल इफेक्ट्स का डेफिनेशन से ही बाहर कर दिया गया था। वो था ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट। छोड़ो, थर्ड पॉइंट में क्या बता रहे? थर्ड पॉइंट बता रहे रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। थर्ड पॉइंट बता रहे कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया। तो इंडिया में अगर कोई लैंड है और वो एग्रीकल्चरल लैंड है और वो रूरल एरिया में सिचुएटेड है, उसको हम कैपिटल से नहीं मानेंगे। इसका मतलब हो गया फॉरेन में जो भी लैंड सिचुएटेड है, एसएससी अगर उसका ओनर है, वो लैंड को एसएससी के लिए कैपिटल से माना जाएगा, बिकॉज वो नेगेटिव लिस्ट में नहीं आ रहे। नेगेटिव लिस्ट में आ रहे रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। अगर आप कोई लैंड को ओन करते हो और वो लैंड सिचुएटेड है यूएसए में, जर्मनी में, जापान में, नहीं तो बांग्लादेश में, नेपाल में, भूटान में, कहीं पे भी सिचुएटेड है, फॉरेन कंट्री में सिचुएटेड है, वो लैंड आपके लिए कैपिटल से है, बिकॉज वो लैंड नेगेटिव लिस्ट में नहीं आ रहे। वो लैंड चाहे एग्रीकल्चरल है, चाहे नॉन एग्रीकल्चरल है, चाहे वो लैंड अर्बन एरिया में सिचुएटेड है ऑफ दैट फॉरेन कंट्री, चाहे वो लैंड रूरल एरिया में सिचुएटेड है ऑफ दैट फॉरेन कंट्री, हर एक हालत में वो लैंड को कैपिटल से माना जाएगा। हर एक हालत में वो लैंड को कैपिटल से माना जाएगा। नाउ तो कैपिटल से किसको नहीं माना जाएगा? रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया को कैपिटल से नहीं माना जाएगा। आप बोलोगे सर इंडिया का मतलब तो समझ में आता है, एग्रीकल्चर का मतलब भी समझ में आता है, रूरल का मतलब नहीं जानते। रूरल का परिभाषा क्या है? रूरल का परिभाषा इनकम टैक्स में डिफाइन नहीं है। इनकम टैक्स में जो डिफाइन है वो अर्बन का परिभाषा। तो अर्बन का परिभाषा अगर हम लोग रीड आउट कर लेंगे, जो भी एरिया अर्बन में सिचुएटेड नहीं है वही माना जाएगा रूरल एरिया। तो अर्बन का परिभाषा क्या? अर्बन का परिभाषा बता रहे कि कैंटोनमेंट बोर्ड और म्यूनिसिपैलिटी। आप बोलोगे सर म्यूनिसिपैलिटी तो जानते हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड क्या होता है? कैंटोनमेंट बोर्ड और म्यूनिसिपैलिटी दोनों कोई लोकल गवर्नमेंट माना जाता है। कैंटोनमेंट बोर्ड भी सिविक एडमिनिस्ट्रेशन होता है। कैंटोनमेंट बोर्ड ऐसा सिविक एडमिनिस्ट्रेशन होता है जो डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। कैंटोनमेंट बोर्ड का जो मेंबर होता है वो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसको भी हम लोग इलेक्ट करते हैं थ्रू वोटिंग प्रोसेस। बट कुछ नॉमिनेटेड मेंबर होता है कैंटोनमेंट बोर्ड में, वो नॉमिनेटेड मेंबर मिलिट्री पर्सनल होता है। यही फर्क है। क्लियर है? दोनों ही लोकल गवर्नमेंट है। नाउ चाहे म्यूनिसिपैलिटी चाहे कैंटोनमेंट बोर्ड, चाहे म्यूनिसिपैलिटी चाहे कैंटोनमेंट बोर्ड, अगर ऐसा म्यूनिसिपैलिटी ऐसा कैंटोनमेंट बोर्ड जिसका पॉपुलेशन 10,000 और उससे ज्यादा है, आप बोलोगे कौन सा दिन का हिसाब से 10,000 और उससे ज्यादा है?
आपका जो प्रीवियस ईयर है, आपका प्रीवियस ईयर जो है, आपका प्रीवियस ईयर 1920, तो आपका प्रीवियस ईयर का स्टार्टिंग डेट जो है, स्टार्टिंग डेट के पहले जो भी सेंसस लेटेस्ट पब्लिश्ड हुआ है, उस सेंसस के अनुसार पॉपुलेशन 10,000 उससे ज़्यादा होना चाहिए। आपका प्रीवियस ईयर 1920, तो 1920 प्रीवियस ईयर का स्टार्टिंग डेट 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2019 के पहले जो भी लेटेस्ट सेंसस पब्लिश्ड हुआ है, उसके अनुसार कोई म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड का पॉपुलेशन अगर 10,000 और उससे ज़्यादा है, वो म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड का जुरिस्डिक्शनल एरिया को माना जाएगा अर्बन एरिया। बात समझ में आया? ऐसा कोई म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड जिसका पॉपुलेशन 10,000 और उससे ज़्यादा है, वो म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड का जुरिस्डिक्शनल एरिया को माना जाएगा अर्बन एरिया। आप बोलोगे मतलब उसका जुरिस्डिक्शन जहाँ खत्म हो रहा है उसके बाद जो भी एरिया है वो सब रूरल एरिया है, वो सब रूरल एरिया है? नहीं, हर एक केस में ऐसा नहीं है। इतना सिंप्लीफाई मत करो। देखो हम आपको बता रहे, मान लो ये म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड का जुरिस्डिक्शनल एरिया है। म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड का पॉपुलेशन हम आपको दे रहे, पॉपुलेशन मानो 10,000 से ज़्यादा है, बट अप टू 1 लाख है। ऐसा म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड जिसका पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा तो है बट 1 लाख तक है, ये म्यूनिसिपैलिटी का जुरिस्डिक्शनल लिमिट जहाँ खत्म हो रहा है वहाँ से 2 किलोमीटर आसपास तक भी अर्बन माना जाएगा। 2 किलोमीटर आसपास तक भी क्या माना जाएगा? शहर माना जाएगा। मतलब केवल म्यूनिसिपैलिटी के अंदर वाला एरिया ही शहर नहीं है, उसके आसपास का 2 किलोमीटर भी शहर है। ये बताना जरूरी था। ये नहीं बताते तो लोग क्या करते, म्यूनिसिपैलिटी में जमीन नहीं खरीदते, म्यूनिसिपैलिटी के आसपास में जमीन खरीद लेते। और म्यूनिसिपैलिटी के आसपास में जमीन खरीदते बोलते हम तो म्यूनिसिपैलिटी के बाहर जमीन खरीदा है। यहाँ का जमीन का प्राइस भी म्यूनिसिपैलिटी का जमीन का प्राइस के आसपास ही होता है। म्यूनिसिपल एरिया में, कैंटोनमेंट बोर्ड एरिया में जो जमीन का प्राइस है उसके आसपास में जो जमीन सिचुएट है उसका प्राइस भी ऑलमोस्ट सेम ही होगा। अगर आपने जमीन यहाँ खरीदा है और जमीन यहाँ खरीदा है, दोनों में प्राइस का फर्क बहुत ज़्यादा तो होगा नहीं क्योंकि आसपास है। क्लियर है? तो म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड का आसपास का एरिया को भी क्या माना जाएगा? शहर माना जाएगा। नहीं तो लोग क्या करते हैं, यहाँ जमीन खरीद लेते और बोलते थे कि हम रूरल एरिया में जमीन खरीदा है तो मेरा वाला जमीन कैपिटल से नहीं है, मेरा वाला जमीन ट्रांसफर करके जो भी सरप्लस होगा वो कैपिटल के हेड पे चार्जेबल नहीं होगा। बात समझ रहे? इसलिए गवर्नमेंट ने बता दिया म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड का आसपास का एरिया को भी शहर माना जाएगा। ऐसा म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड जिसका पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा 1 लाख तक है, उसका 2 किलोमीटर आसपास तक भी शहर माना जाएगा। बट ऐसा कोई म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड जिनका पॉपुलेशन मोर देन 1 लाख अप टू 10 लाख, उनके आसपास तक 6 किलोमीटर तक शहर माना जाएगा। ऐसा कोई म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड जिसका पॉपुलेशन मोर देन 1 लाख बट अप टू 10 लाख, ऐसा म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड का आसपास 6 किलोमीटर तक शहर माना जाएगा, अर्बन एरिया माना जाएगा। बात समझ में रहे? बट ऐसा कोई म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड जिसका पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख है, ऐसा म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड का जुरिस्डिक्शनल लिमिट जहां खत्म हो रहे उसके आसपास तक 8 किलोमीटर तक भी शहर माना जाएगा। तो शहर का परिभाषा क्या बता रहे हैं? शहर का परिभाषा बता रहे ऐसे कोई म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड जिसका पॉपुलेशन 10,000 और उससे ज़्यादा है, वो म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड का जुरिस्डिक्शनल एरिया को अर्बन एरिया माना जाएगा। ऐसा कोई म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड जिसका पॉपुलेशन मोर देन 10,000 बट अप टू 1 लाख, ऐसा म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड का जो जुरिस्डिक्शनल एरिया है उस जुरिस्डिक्शनल एरिया के बाहर 2 किलोमीटर तक आसपास शहर माना जाएगा। ऐसा कोई म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड जिसका पॉपुलेशन मोर देन 1 लाख अप टू 10 लाख, वो म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड का जुरिस्डिक्शनल लिमिट जहां खत्म हो रहे वहां से 6 किलोमीटर तक आसपास भी शहर माना जाएगा। ऐसा कोई म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड जिसका पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख है, ऐसा म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड का जुरिस्डिक्शनल लिमिट जहां खत्म हो रहे वहां से 8 किलोमीटर तक आसपास भी शहर माना जाएगा। बट ये जो 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, ये जो हम लोग मेजर कर रहे हो, कैसे मेजर करें? वो मेजर करने के लिए हम लोग एरियली मेजर करेंगे, मतलब हवा में नापेंगे, फिजिकली नहीं नापेंगे। फिजिकली नापने में बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ, ये मान लो 2 किलोमीटर है, एरियली मापेंगे, हवा में नापेंगे तो ये 2 किलोमीटर है। बट मान लीजिए अगर यहाँ पे जो रूट है, यहाँ पे ना एक बड़ा पहाड़ है, हिल है, तो यहाँ आप डायरेक्टली नहीं जा सकते। तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो रूट है, रेल रूट, बास रूट जो है वो ऐसे है, तो लोग क्या करते हैं, यहाँ से फिर यहाँ पहुँचते हैं। तो लोग अगर यहाँ ज़मीन खरीदे, लोग बोलेगा यहाँ से यहाँ आने में जो ट्रैवलिंग होता है वो ट्रैवलिंग 40 किलोमीटर होता है। तो 40 किलोमीटर, शहर का पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा अप टू 1 लाख,
तो शहर के अंदर तो मेरा जमीन है नहीं, शहर के बाहर है। शहर के बाद 2 किलोमीटर तक जमीन को तो क्या माना जाएगा, जमीन को माना जाएगा अर्बन एरिया। हमने तो 2 किलोमीटर के अंदर नहीं खरीदे, हमने तो 40 किलोमीटर के अंदर खरीदे हैं, तो लोग इसका फायदा ले लेते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बता दिया, ऐसा हम फिजिकली नहीं नापेंगे, हम एरियली नापेंगे। एरियली यहां से यहां का डिस्टेंस क्या है, अगर 2 किलोमीटर है तो माना जाएगा वो शहर है। बात समझ में आ रहा है? तो 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर हम एरियली मेजर करेंगे। ये था रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। तो रूरल एग्रीकल्चर है, रूरल एरिया कौन एरिया को माना जाएगा, जो एरिया अर्बन में नहीं आते। और अर्बन का परिभाषा मैंने आपको बता दिया। अर्बन का परिभाषा क्या बताया, फिर से एक बार डिस्कस करते हैं, चलो रिवाइज करो मेरे साथ। अर्बन का एरिया का मतलब क्या होता है, ऐसा एरिया जो म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड, जो म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड का पॉपुलेशन 10,000 उससे ज्यादा है, उस एरिया में आता है, तो वो एरिया को माना जाएगा अर्बन एरिया। बात समझ में रहे? म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड का पॉपुलेशन अगर 10,000 और उससे ज्यादा है, तो म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड के जुरिस्डिक्शन में जो भी एरिया आता है, वो एरिया को अर्बन एरिया माना जाएगा। ऐसा म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड जिसका पॉपुलेशन मोर देन 10,000 बट अप टू 1 लाख, ऐसा म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड तो डेफिनेटली अर्बन एरिया है, बट उसका जुरिस्डिक्शनल लिमिट जहां खत्म हो रहे, वो खत्म होने वाला लिमिट से 2 किलोमीटर तक आसपास को भी हम क्या मानेंगे, शहर मानेंगे। ऐसा कोई म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड जिसका पॉपुलेशन मोर देन 1 लाख बट अप टू 10 लाख, वो म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड का जुरिस्डिक्शनल एरिया तो डेफिनेटली अर्बन एरिया है, बट उसके वो जुरिस्डिक्शनल एरिया जहां खत्म हो रहे, लिमिट जहां खत्म हो रहे, वो लिमिट खत्म होने में से 6 किलोमीटर तक आसपास को भी हम क्या मानेंगे, अर्बन एरिया ही मानेंगे। ऐसा कोई म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड जिसका पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख है, वो म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड का जो जुरिस्डिक्शनल एरिया है, वो तो डेफिनेटली शहर है, अर्बन है, बट वो तो डेफिनेटली अर्बन है, बट वो जुरिस्डिक्शनल लिमिट जहां खत्म हो रहे, वहां से 8 किलोमीटर तक आसपास को भी हम क्या मानेंगे, अर्बन एरिया ही मानेंगे। तो इसके बाहर जो भी एरिया होगा वो सब रूरल एरिया है, और वो एरिया में अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड होगा, वो एग्रीकल्चर लैंड को हम क्या नहीं मानेंगे, कैपिटल नहीं मानेंगे, बिकॉज वो कहां आ रहे, बिकॉज वो आ रहे नेगेटिव लिस्ट में। क्लियर है? इसको हटा रहे और नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। नेगेटिव लिस्ट में हम नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट मतलब पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 5 दोनों एक साथ देखेंगे। पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 5 दोनों ही थियोरेटिकल व्यू पॉइंट से देखेंगे। दोनों का प्रैक्टिकल रेलेवेंसी खत्म हो चुका है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको पढ़ने का जरूरत नहीं। इंस्टीट्यूट अपना बुक में लिख के रखा है, क्योंकि लॉ में भी यह है थियोरेटिकली, इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन इसलिए खत्म हो चुका है, ये सब ऑलमोस्ट रिडीम हो चुका है। ये सब बॉन्ड का नाम हम लिखेंगे कि कौन कौन सा बॉन्ड को कैपिटल से नहीं माना जाएगा। ये बॉन्ड ऑलमोस्ट रिडीम हो चुका है, इसलिए इसका प्रैक्टिकल रेलेवेंसी है नहीं, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इररिलेवेंट बन चुका है। देखिए कौन कौन सा नेगेटिव लिस्ट में क्या आ रहा है। 4 नंबर में क्या कवर हो रहा है, 6.5% गोल्ड बॉन्ड, 6.5% गोल्ड बॉन्ड 1977 का, 7% गोल्ड बॉन्ड 1980 का, एंड नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड, नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड 1980 का, इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये तीनों बॉन्ड कौन इशू किया, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको हम कैपिटल से नहीं मानेंगे। साल देख के आपको पता चल रहा है कि ये ऑलमोस्ट रिडीम हो चुका है। कितना पुराना बॉन्ड है। अच्छा, ये बॉन्ड में आप इनिशियल सब्सक्राइबर हो कि आपके नाम पे ट्रांसफर किया गया था इनिशियल सब्सक्राइबर के द्वारा, ऐसा भी हो सकता है। नॉट नेसेसरली यू शुड बी द इनिशियल सब्सक्राइबर ऑफ दिस बॉन्ड, ये बात याद रखना। 5 नंबर पॉइंट में क्या लिखा है, 5 नंबर पॉइंट में लिखा है स्पेशल बीआरआर बॉन्ड, स्पेशल बीआरआर बॉन्ड 1991 इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो 4 बॉन्ड का नाम हमने लिखा है। 6.5% गोल्ड बॉन्ड 1977, 7% गोल्ड बॉन्ड 1980, नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड 1980 एंड स्पेशल बीआरआर बॉन्ड 1991। ये 4 बॉन्ड कैपिटल से नहीं माना जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव लिस्ट में आ रहे हैं। बस इतना ही काफी है। अभी 6 नंबर पॉइंट को देखेंगे जो प्रैक्टिकली रेलिवेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेलिवेंट है। देखिए 6 नंबर पॉइंट क्या बता रहे हैं। 6 नंबर पॉइंट में हम क्या लिख रहे हैं, 6 नंबर पॉइंट में हम लिख रहे हैं गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड issued under gold deposit scheme 1999, gold deposit bond issued under gold deposit scheme 1999 और gold deposit certificate
issued under gold monetization scheme 2015 as notified by central government, as notified by CG सेंट्रल गवर्नमेंट। दो नाम हमने लिखा है, एक तो गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, दूसरा गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट। तो गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट, ये दोनों को कैपिटल नहीं माना जाएगा बिकॉज ये नेगेटिव लिस्ट में आ रहे हैं। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड इशू करने के लिए गवर्नमेंट ने अपना इंटरनल लीगल फ्रेमवर्क बनाया, गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999, और गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशू करने के लिए गवर्नमेंट ने अपना इंटरनल लीगल फ्रेमवर्क बनाया, गोल्ड मॉनिटाइजेशन स्कीम 2015। मॉनिटाइजेशन का मतलब आपने डीमॉनिटाइजेशन सुना था, मॉनिटाइजेशन डीमॉनिटाइजेशन का उल्टा है। डीमॉनिटाइजेशन का मतलब होता था जो चलन से हट गया, और मॉनिटाइजेशन का मतलब जो चलन में है, जो कस्टम्स में है, जो चलन में है, जो आज भी चल रहा है, उसको बोलते हैं मॉनिटाइजेशन। तो गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट, ये दोनों कैपिटल से नहीं है। इसके पीछे लॉजिक क्या था? देखिए, आप जानते हो गवर्नमेंट को गोल्ड का जरूरत होता है। गवर्नमेंट को गोल्ड का जरूरत क्यों होता है? क्योंकि गवर्नमेंट जो नोट प्रिंटिंग करता है, एक प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गोल्ड रिजर्व गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, उसके अकॉर्डेंस में गवर्नमेंट नोट प्रिंटिंग करते हैं। दूसरा, गवर्नमेंट को गोल्ड का जरूरत होता है जब गवर्नमेंट बाहर वाला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह से लोन लेने के लिए जाते हैं, क्योंकि बाहर का जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है वो गवर्नमेंट का गोल्ड रिजर्व को देखते हुए लोन देते हैं। बाहर का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब वर्ल्ड बैंक हो गया, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हो गया, ये सब जब लोन देते हैं तो एक पर्टिकुलर सॉवरेन गवर्नमेंट का गोल्ड रिजर्व को देखते हुए ये लोन देते हैं। तो 1999 में गवर्नमेंट को गोल्ड का जरूरत हो गया था। गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाया। स्कीम क्या था? गवर्नमेंट ने पब्लिक को अप्रोच किया और बताया कि आपके पास हार्ड गोल्ड पड़ा हुआ है, चाहे ऑर्नामेंट के फॉर्म में चाहे दूसरा कोई फॉर्म में, आपके पास गोल्ड पड़ा हुआ है, और ये गोल्ड, आपके पास जो गोल्ड पड़ा हुआ है, ये गोल्ड आपका कोई काम का नहीं है। ये घर में पड़ा हुआ है, नहीं तो बैंक का लॉकर में पड़ा हुआ है, और बैंक का लॉकर में पड़ा हुआ है तो बैंक का लॉकर का रेंट भी आपको पे करना पड़ता है। ये आप तो जनरली यूज़ नहीं करते हो, जनरली ये सब गोल्ड वगैरह तो आप यूज़ नहीं करते हो, ये पड़ा रहता है। बट इसमें सिक्योरिटी कंसर्न भी है, और अगर घर में रखोगे तो सिक्योरिटी कंसर्न, अगर बैंक में रखोगे तो लॉकर का रेंट, ये सब पे करना पड़ता है। और ये आपको कुछ इनकम जनरेट करके देता नहीं, बट इसका कैपिटल एप्रिसिएशन का होता ही रहता है, मतलब इसका वैल्यू तो दिन दिन ज़्यादा होता रहता है। तो गवर्नमेंट ने बताया आप आपका गोल्ड को जमा कर दो, ज्वेलरी वगैरह को जमा कर दो, और सर्टिफिकेट लेकर जाओ। आप जितना का ज्वेलरी मतलब गोल्ड वगैरह जमा करोगे, जितना का गोल्ड आप जमा करोगे, उतना का सर्टिफिकेट हम आपको देंगे, और ये सर्टिफिकेट गोल्ड का वैल्यू के बराबर है। और गोल्ड का वैल्यू जैसे ऊपर जाएगा, सर्टिफिकेट का वैल्यू भी ऊपर जाएगा। सर्टिफिकेट का जो वैल्यू है वो डिपेंड कर रहा है गोल्ड का वैल्यू के ऊपर। तो आपको फायदा क्या होगा? एक तो फायदा होगा कि आपको जो सिक्योरिटी कंसर्न था वो खत्म हो गया, क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेट है, आपके पास सर्टिफिकेट है, आपका नाम का सर्टिफिकेट है, तो आपके पास सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है, आपके पास हार्ड गोल्ड पड़ा नहीं है, तो सिक्योरिटी कंसर्न है नहीं। नंबर 2, बैंक में अगर गोल्ड आप रखते, सिक्योरिटी कंसर्न आपका होता नहीं, बट आपको तो बैंक का लॉकर का रेंट पे करना पड़ता, वो लॉकर का रेंट बच जाएगा। दूसरा, गोल्ड अगर आपके पास होते तो ये तो आपको रेवेन्यू जनरेट करके नहीं देते, केवल कैपिटल एप्रिसिएशन होता था। बट हम आपको जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं उसका कैपिटल एप्रिसिएशन तो गोल्ड जैसा होगा ही होगा। गोल्ड में जैसा कैपिटल एप्रिसिएशन होता था, गोल्ड का वैल्यू जैसे ज़्यादा होते थे, सर्टिफिकेट का वैल्यू भी ज़्यादा होता रहेगा दिन दिन। बट गोल्ड के ऊपर आपको ब्याज नहीं मिलता था, सर्टिफिकेट के ऊपर आपको ब्याज मिलेगा, सर्टिफिकेट के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। आप सर्टिफिकेट होल्ड करोगे, सर्टिफिकेट के ऊपर हम आपको इंटरेस्ट पे करेंगे। गोल्ड में और एक प्रॉब्लम था, गोल्ड अगर फ्यूचर में जाकर कभी ट्रांसफर करोगे, गोल्ड कैपिटल एसेट का डेफिनेशन में कवर होता है, इसलिए गोल्ड ट्रांसफर करके जो भी सरप्लस जनरेट होता वो सरप्लस के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लग जाता। बट सर्टिफिकेट को अगर ट्रांसफर करोगे, सर्टिफिकेट ट्रांसफरेबल है, सर्टिफिकेट को आप ट्रांसफर भी कर सकते हो दूसरे किसी को जब पैसे का जरूरत पड़ गया, नहीं तो वो सर्टिफिकेट आप गवर्नमेंट से रिडीम भी करा सकते हो। गवर्नमेंट एक टाइम के बाद सर्टिफिकेट को रिडीम कर देगा, आपका पैसा, आप गोल्ड का जो वैल्यू है वो पैसा आपको दे देगा जिस टाइम में रिडीम हो रहा है उस टाइम के ऊपर बेस करके। तो देखिए, आप चाहे रिडीम करा लो चाहे ट्रांसफर करा लो, चाहे रिडीम करा लो चाहे ट्रांसफर करा लो, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड सर्टिफिकेट नहीं होता है, इसलिए गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड एंड गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट कैपिटल एसेट होता नहीं है। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड एंड गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट ये कैपिटल एसेट होता नहीं है, इसलिए इसको ट्रांसफर करके, इसको रिडीम करके जो भी सरप्लस जनरेट होगा वो सरप्लस को हम क्या नहीं मानेंगे, वो सरप्लस को कैपिटल गेन नहीं मानेंगे। ये बात क्लियर होगी? तो गवर्नमेंट का इस स्कीम को बहुत सारे लोगों ने सक्सेसफुल बनाया था और लोगों ने लाइन देकर अपना गोल्ड को बैंक के पास जमा किया था। ये 1999 का बात था। बट बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद 2015 में सेम स्कीम इशू किया था, नाम को चेंज किया था। मतलब जैसे पहले था गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, गोल्ड डिपॉजिट करो और बॉन्ड लेकर जाओ, बाद में उन्होंने सर्टिफिकेट बनाया, बॉन्ड नहीं बनाया, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड का नाम को चेंज करके बना दिया गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट। गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड,
ये दोनों फंडामेंटली सेम है, बट नाम चेंज हुआ था। जब 2015 में गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट आया था तो उसके लिए बीजेपी गवर्नमेंट ने बनाया था गोल्ड मॉनिटाइजेशन स्कीम 2015, और उसके अंदर गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट को इशू किया गया था। तो बोलिए, नेगेटिव लिस्ट में 6 पॉइंट कवर हो रहे हैं, नेगेटिव लिस्ट में 6 पॉइंट कवर हो रहे हैं। अब अगर वो 4 एंड 5 नंबर पॉइंट को इग्नोर करोगे तो बोलोगे 4 पॉइंट कवर हो रहे हैं नेगेटिव लिस्ट में। तो बताइए, अगर कोई एक पर्टिकुलर एसेट का नाम आपको देंगे और बताएंगे कि बताइए ये कैपिटल एसेट है कि नहीं, आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे वो पर्टिकुलर आइटम जो आप बता रहे हो वो अगर नेगेटिव लिस्ट में नहीं आ रहे तो कैपिटल एसेट है। मतलब कौन सा एसेट कैपिटल एसेट है और कौन सा एसेट कैपिटल एसेट नहीं है, इसको पता करने के लिए सिंपल सा तरीका क्या है, जो भी आइटम हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे आप वो आइटम को टैली करोगे नेगेटिव लिस्ट के साथ। अगर वो नेगेटिव लिस्ट में नहीं आ रहे तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव लिस्ट का पार्ट है, क्योंकि पॉजिटिव लिस्ट बोलता है एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, तो पॉजिटिव लिस्ट में कवर होने ही वाला है। तो इसलिए आप उसको बता दोगे क्या, उसको बता दोगे कैपिटल एसेट। तो कोई भी आइटम आपके सामने रखेंगे वो आइटम को आप नेगेटिव लिस्ट के साथ टैली करोगे। अगर वो नेगेटिव लिस्ट में फॉल नहीं कर रहे तो आप आंख बंद करके बता सकते हो कि वो कैपिटल एसेट है। बात समझ में आ रहा है? तो कैपिटल एसेट का डेफिनेशन यहां खत्म होता है। चलो नेक्स्ट करते, इसको हटाते हैं।